आभासी दुनिया के दोस्तों, इलाहाबाद से मैं जेपी सिंह। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको यूएपीए जैसे काले कानून का किस तरह लौह पुरुष कहलाने में अपने को गौरवान्वित महसूस करने वाले गुजरात से आने वाले गृह मंत्री अमित शाह और दिल्ली पुलिस के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। क्या आपको मालूम है कि यूएपीए दिल्ली पुलिस किस तरह एक्टिविस्टों पर लगा रही है? अगर नहीं मालूम तो जान लीजिए। पहले भाजपा आईटी सेल के मुखिया अमित मालवीय ट्वीट करते हैं, फिर उस ट्वीट के आधार पर गोदी मीडिया खबर चलाती है और इंगित करती है कि किसने देशद्रोह के अनुरूप भाषण दिया है या कार्रवाई की है, और उसके बाद दिल्ली पुलिस उसी के आधार पर एफआईआर कायम करके और उस पर यूएपीए लगा कर गिरफ्तार कर लेती है। यूएपीए इसलिए लगाया जाता है ताकि जल्दी जमानत न मिले। अगर तमाम जद्दोजहद के बाद 4 साल बाद 5 साल बाद जमानत मिल भी गई तो 4-5 साल का जो सुनहरा दिन बीत गया उसकी भरपाई करने वाला कोई नहीं है। लौह पुरुष सरदार पटेल कहे जाते थे, जो देश के आज़ाद देश के गृह मंत्री थे। उन्होंने कभी महात्मा गांधी की हत्या के बाद भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लोगों को इस तरह प्रताड़ित नहीं किया जिस तरह वर्तमान गृह मंत्री के निर्देशन में दिल्ली पुलिस कर रही है। अब शरजील इमाम जेएनयू के एक्टिविस्ट जिनके ऊपर तमाम मुकदमे लादे गए हैं, उनके ऊपर दिल्ली दंगे का भी मुकदमा लाद दिया गया है और यूएपीए के तहत उनको चार्जशीट फंसा दिया गया है। अब मोडस ऑपरेंडी ये है कि पहले भाजपा आईटी सेल के मुखिया अमित मालवीय ट्वीट करते हैं, फिर ट्वीट के आधार पर गोदी मीडिया खबर चला देती है। दिल्ली पुलिस आनंद फानन में यूएपीए के तहत केस दर्ज कर लेती है, आरोपी जेल भेज दिया जाता है और यूएपीए में जमानत नहीं होती। मामला जब सक्षम न्यायालय में पहुंचता है तो पता चलता है कि पुलिस के पास सबूत के तौर पर केवल गोदी चैनलों के फुटेज हैं, और जब चैनलों से फुटेज मांगा जाता है तो वे अपनी गर्दन बचाने के लिए सच बकरने लगते हैं और वे कहते हैं कि इसे भाजपा आईटी सेल के मुखिया अमित मालवीय के ट्वीट के आधार पर चलाया गया था। अब उमर खालिद की जमानत की याचिका विशेष अदालत, दिल्ली के विशेष अदालत में जब सुनवाई के लिए आई तो इस खुलासे से लौह पुरुष अमित शाह की छवि धूल धूसरित हो गई कि उनकी अध्यक्षता में दिल्ली पुलिस किस तरह इतना निहायत ही फूहड़ और गैर पेशवाराना ढंग से फर्जी एफआईआर दर्ज करके कानून के शासन की धज्जियां उड़ा रही है। अब दिल्ली हाई कोर्ट ने इसके पहले नताशा नरवाल मामले में, देवांगना कलिता मामले में कहा था कि सरकारी और संसदीय कार्रवाई के खिलाफ प्रदर्शन वैध है, इसलिए इसमें राष्ट्रद्रोह या यूएपीए लगाना उचित नहीं है। राज्य ने संवैधानिक रूप से मिले विरोध के अधिकार और आतंकवादी गतिविधियों के बीच लाइन को धुंधला कर दिया है। अगर ऐसा धुंधलापन बढ़ता है तो फिर लोकतंत्र खतरे में पड़ जाता है। जनता के विरोध के अधिकार और आतंकवादी गतिविधि के बीच वाली लाइन पर लोकतंत्र की लकीर खींचती है। यह टिप्पणी दिल्ली हाई कोर्ट ने पिंजरा तोड़ ग्रुप की सदस्य नताशा नरवाल समेत 3 आरोपियों को जमानत देते हुए किया था। अब नताशा नरवाल और बाकी 3 आरोपियों पर भी यूएपीए लगाया गया था, लेकिन अब दिल्ली हाई कोर्ट ने नताशा को जमानत देते हुए यूएपीए पर भी सख्त टिप्पणियां की और कहा, हमारा मानना है कि हमारे राष्ट्र की नींव का विरोध मात्र हिलने की संभावना न के बराबर है। अब सवाल इस बात का है कि नागरिकों के विरोध के अधिकार को जब अदालत में राजद्रोह के रूप में अलग अलग मामलों में पेश किया गया तो अदालत ने कड़ी टिप्पणियां पहले भी की हैं। 59 साल पहले सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि भाषणों पर तभी देशद्रोह का मामला बनेगा जब उसकी वजह से कोई हिंसा, असंतोष या सामाजिक तुष्टीकरण बढ़े।
सुप्रीम कोर्ट ने 6 दशक पहले भी कहा था कि केवल 1 या 2 बार नारे लगाने को सरकार के खिलाफ घृणा या संतोष फैलाने के रूप में नहीं देख सकते। इसी साल मार्च में दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने भी कहा था कि किसी लोकतांत्रिक देश के में नागरिक सिर्फ इसलिए जेल नहीं भेजे जा सकते क्योंकि वो सरकार के किसी नीति से असहमत हैं। मार्च में ही दिल्ली की एक कोर्ट ने एक मामले में टिप्पणी करते हुए कहा था कि देशद्रोह का मामला सिर्फ सरकार के टूटे गरूर पर मलहम लगाने के लिए नहीं थोपा जा सकता है। इसी महीने के पहले हफ्ते में सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस यू ललित और विनीत सरन की पीठ ने कहा था, एक नागरिक को सरकार और उसके पदाधिकारियों की तरफ से किए गए उपायों की आलोचना या टिप्पणी करने का अधिकार है। अगर जरूरी है कि नागरिकों के विरोध के संवैधानिक अधिकार पर राजनीति न हो, तो जरूरी ये भी है कि संविधान से मिले विरोध और अभिव्यक्ति की आज़ादी के अधिकार की आड़ लेकर कोई सरकार विरोध को लेकर घालमेल न करे। तो अब सवाल इस बात का है कि खालिद की जमानत पर जब उनके अधिवक्ता त्रिदीप पेस ने अदालत को बताया कि वीडियो फुटेज का मूल रूप से खालिद को महाराष्ट्र के अमरावती में भाषण देते हुए दिखाया गया था, जो भाजपा सदस्य अमित मालवीय के एक ट्वीट से लिया गया था और फिर उसके बाद गोदी मीडिया एवं अन्य चैनलों द्वारा प्रसारित किया गया था। अब यह सामग्री एक यूट्यूब वीडियो है, ट्वीट की एक प्रतियां हैं। पत्रकार को वहां जाने और उपस्थित होने की जिम्मेदारी नहीं थी, वे इसे एक राजनीति के ट्वीट से कॉपी कर रहे थे और दिल्ली पुलिस ने बजाय सबूत जुटाने के उसी ट्वीट के आधार पर बिना ये पता लगाए, बिना पूरा भाषण का वीडियो देखे कि सच क्या है, उसने उनके ऊपर मुकदमा का मतलब दाखिल कर दी, वो दर्ज कर लिया और यूएपीए लगा दिया। अब FIR 59/2020 जिसमें भारतीय दंड संहिता और यूएपीए की धाराएं शामिल हैं, उमर खालिद के 17 जनवरी के भाषण के कथित वीडियो फुटेज पर निर्भर करती हैं। त्रिदीप पेस ने अदालत में पूरा वीडियो चला दिया जिसमें कहीं भी देश विरोधी बात नहीं कही गई है। अब सवाल इस बात का है कि यूएपीए के पूर्ण फॉर्म में प्रिवेंशन शब्द है। अब आपने कहाँ प्रिवेंट किया? फिर तथाकथित गैर कानूनी गतिविधि के बाद आपका अधिनियम शुरू हो जाता है, कानून शुरू हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उसे न्यायपालिका पर भरोसा नहीं है। न्यायपालिका का विश्वास यूएपीए पोटा PMLA है। ये इसलिए बनाए गए हैं ताकि अदालत के हाथ बंधे रहें और अदालत स्वतंत्रता पूर्वक जमानत पर तथ्यों को देख के निर्णय न ले सके। निष्पक्ष दुनिया में FIR को पहले स्थान पर दर्ज नहीं किया जाना चाहिए था। दिल्ली दंगों के संबंध में 750 प्राथमिकी में खालिद को उनमें से किसी में भी आरोपित नहीं किया गया था, लेकिन 6 मार्च 2020 को अचानक इस भाषण के आधार पर जो कि ट्वीट से उठाया गया था, खालिद पर मुकदमा दर्ज कर लिया और पुलिस ने आज तक ये नहीं पता लगाया, आज तक ये पता लगाने की कोशिश नहीं की कि पूरा वीडियो देखे और फिर बताया कि उसमें कौन सा हिस्सा खालिद ने देशद्रोह के रूप में मतलब व्यक्त किया था। अब मोडस ऑपरेंडाई यह है कि सरकार एक जुमला उछालती है, गोदी मीडिया उसे हवा देने लगती है, उसके आधार पर खबरें चलाने लगती हैं, तमाम कट पेस्ट करके तमाम चीज़ें दिखाई जाने लगती हैं, लोग उसे सच मान लेते हैं। फिर पुलिस को सबूत नहीं मिलता, फिर सरकारी वकील कमज़ोर पड़ जाते हैं, फिर अदालत फटकार लगाती है और फिर 4-5 साल में गिरफ्तार किए गए लोग छूट जाते हैं। लेकिन तब तक 4-5 साल गुजर जाते हैं, इन वर्षों का कोई हिसाब किताब नहीं होता। भाजपा के IT सेल से मिले वीडियो को टीवी चैनल चलाते रहे। उसी के आधार पर दिल्ली पुलिस ने दिल्ली दंगे की साजिश की झूठी कहानी लिख ली। आज उमर खालिद की जमानत अर्जी पर बहस के दौरान मीडिया और पुलिस का यह घटिया चेहरा उजागर हो गया है। दिल्ली पुलिस के पास गोदी मीडिया के फुटेज के सिवा कुछ नहीं है। अब आप पाठकों बताएं, आप दर्शकों बताएं कि क्या फर्जी ट्वीट, फर्जी फुटेज, डॉक्टर फुटेज जिसमें हेर फेर किया गया, उसके आधार पर
पुलिस को यूएपीए दर्ज करने का अधिकार है, या पुलिस को पहले ये पता लगाना चाहिए कि वास्तव में फुटेज कहाँ है, कौन सा है, और ये फुटेज जो दिया गया है इसकी में कितनी सच्चाई है, कितनी सच्चाई नहीं है। तो इस तरह अमित शाह लौह पुरुष जो हमारे गृह मंत्री हैं और लौह पुरुष कहलाना पसंद करते हैं के मंत्रित्व में दिल्ली पुलिस का यह घिनौना चेहरा आम जनता और अदालत के सामने आ गया है। क्या अब भी माननीय उच्चतम न्यायालय इस पर गौर करेगा, जिसने देवांगना कलिता सहित 3 लोगों को जो दिल्ली हाई कोर्ट ने यूएपीए के तहत जमानत देने के साथ टिप्पणी की थी, जिस पर विचार करने की बात कही है? क्या विचार करने लायक कुछ है, या सीधे सीधे ही यूएपीए पर कोर्ट का निर्देश गाइडलाइंस होना चाहिए कि कब आप यूएपीए लगा सकते हैं और इसके लगाने की क्या क्या शर्तें हैं, या अदालत को पहले ये सबूत दिखाए जाने चाहिए कि सबूत क्या है, और सबूत के आधार पर अदालत जब परमिशन दे तब यूएपीए लगाया जाए। वरना जिस आदमी के सुनहरे 4 वर्ष, 5 वर्ष, 8 वर्ष, 10 वर्ष यूएपीए के तहत जेल की कोठरी और मुकदमा लड़ते बीत जाता है, उसकी भरपाई कैसे होगी?